द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज सतना से एक दफा फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर ऋषि भारद्वाज। ऋषि, आज हम नेपाल के बारे में बात करेंगे। नेपाल बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ एशिया का, जिसकी आबादी 3 करोड़ के करीब है और इसका फ्लैग बड़ा यूनिक है। इट्स ट्रूली यूनिक। दिस इज द ओनली नॉन रेक्टेंगुलर फ्लैग इन द वर्ल्ड। रातोर चंद्र सूरजे जंगी निशान हमरो जिउँदो रगसरियो बल्दो युसान हमरो। और दुनिया की जो टॉप की 10 पीक्स हैं उनमें से 8 जो हैं वो नेपाल में पाई जाती हैं। और हमारे एक प्रोफेसर हैं रशीद अहमद खान, उन्होंने डेली दुनिया में ये लिखा 2016 में कि नेपाल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है उन हिंदुओं पर मुश्तमिल है जिनके एंसेस्टर्स नॉर्थ इंडिया से मुसलमानों के हमलों से बचने के लिए वहां चले गए थे। और इसकी बुनियाद जो है पृथ्वी नारायण शाह ने रखी 25 दिसंबर 1768 को। और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप बताएंगे नेपाल के हवाले से? जी, नेपाल लाइक एक लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये दो लाइक आप कह सकते हैं कि एक नेपाल के किंग ने कहा था कि इट इज सैंडविच बिटवीन टू सुपर पावर्स, टू जाइंट्स। तो इंडिया और चाइना के बीच जो है ये एक कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है। और नेपाल वर्ल्ड के चुनिंदा हिंदू मेजॉरिटी कंट्रीज में से है। इंडिया, नेपाल और मॉरिशियस, ये 3 कंट्रीज को हिंदू मेजॉरिटी कंट्रीज माना जाता है। तो यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड, अगर आप बुद्धिस्ट को भी काउंट करें तो अराउंड 90% हिंदू यहाँ की पॉपुलेशन हो जाती है। एंड जिसमें लाइक जैसे कि आपने कहा कि 3 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है, बट ये एक छोटी कंट्री है, स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है कंट्री। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी एथनिसिटीज़ और बहुत सारी आप कह सकते हैं रेसेस के लोग रहते हैं नेपाल में। जैसे कि आपने बताया कि पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 में नेपाल की फाउंडेशन रखी। तो मैं आपको बताता चलूं कि पहले नेपाल सिर्फ काठमांडू वैली वाले एरिया को बोला जाता था। पृथ्वी नारायण शाह ने बहुत सारे किंगडम्स को जो है कॉन्कोर किया और 1768 में अपने किंगडम को नेपाल डिक्लेयर किया। और ये एक हिंदू मोनार्की थी जो कि 2008 तक, 240 साल तक ये मोनार्की रही वहाँ पर। और 2008 में वहाँ पर मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया। 2015 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन आया और तब से ये एक लाइक डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक के तौर पे ये कंट्री चल रही है। जी अच्छा ऋषि, पिछले दिनों मैंने ये पढ़ा कहीं कि प्रेसिडेंट मुखर्जी ने ये कहा था कि 1950s में जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू की गवर्नमेंट थी इंडिया में, नेपाल ऑफर्ड इट्स मर्जर विद इंडिया, कि वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहते थे। तो क्या कोई और एविडेंस भी है इसकी, या ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है, वीक क्लेम है? जी, प्रणब मुखर्जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने ज़रूर मेंशन किया है इसको अपने मेमोइर्स में, बट लाइक इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। आर्काइवल हिस्ट्री का ये प्रपोजल पार्ट नहीं है कहीं भी, न फॉरेन मिनिस्ट्री के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है। तो व्हाट आई थिंक कि कोई इनफॉर्मल डिस्कशन रही होगी वहाँ के किंग त्रिभुवन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच। और हो सकता है कि कोई ऐसा प्रपोजल रहा हो, मे बी वो एक क्लोज फेडरेशन का प्रपोजल रहा हो, मर्जर का प्रपोजल ना रहा हो। क्योंकि कई सारे हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि जो है डिस्कशंस वो इन्वॉल्व कर रहे थे क्लोज फेडरेशन को, ना कि मर्जर को। सो इसके बारे में लाइक क्लैरिटी नहीं है, तो कुछ भी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता इस टॉपिक पर कि वो प्रपोजल आखिर था क्या और क्या उसकी शराइत थी और पंडित नेहरू ने क्यों जो है उसको मतलब इनकार किया, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, या आई डोंट नो रियली। और इसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता है। जी अच्छा, नेपाली और इंडियंस वो एक दूसरे के मुल्क में बगैर वीजा पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। इसके बारे में जरा रोशनी डालिएगा। क्या
बहुत सारे नेपाली जो हैं, कितने नेपाली होंगे जो इंडिया में काम करते हैं या इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं? जी, लाइक एक्चुअली नेपाली वो इंडिया की वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है, जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन दिया गया है, उसमें एक नेपाली भी है। नेपाली इंडिया में एक्चुअली नेटिवली भी बोली जाती है। सिक्किम के इलाके में आपको नेटिव नेपाली स्पीकर्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे पहले, पवन कुमार चामलिन, वो भी एक नेपाली स्पीकर थे। एक्चुअली आई कुड से नेपाली पोएट थे। और वेस्ट बंगाल में आपको नेटिव नेपाली स्पीकर्स मिल जाएंगे, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी वाले एरिया में। सो यू नो इट्स लाइक प्रीटी मच एन इंडियन लैंग्वेज ऑल्सो। और जैसे कि आपने कहा कि यस, इंडिया और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर है, तो इंडियन एंड नेपालीज ये लोग मतलब एक दूसरे के कंट्री में विदाउट एनी वीज़ा एंड पासपोर्ट आ जा सकते हैं। कितने नेपाली काम करते हैं इंडिया में, कितने रहते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू टेल, बट मैंने जहाँ तक देखा ऑलमोस्ट इंडिया की हर सिटी में आपको नेपालीज मिल ही जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट्स में, एज वर्किंग एज शेफ्स एंड यू नो लाइक वर्किंग एज सिक्योरिटी गार्ड्स, ट्रक ड्राइविंग के बिजनेस में भी आपको नेपालीज मिल जाएंगे। सो आई थिंक इट शुड बी अ बिग नंबर, मे बी 3 मिलियन 4 मिलियन, बट अच्छी खासी तादाद होगी नेपालीज की जो कि इंडिया में रह रहे हैं। और ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे इंडियंस भी नेपाल में रह रहे हैं, स्पेशली काठमांडू और जो बड़े बड़े शहर हैं। और वहाँ पर जो मेन बिजनेस कम्युनिटी होती है तो वो इंडियंस की होती है, लाइक मारवाड़ीज, गुजरातीज, लाइक दैट। तो कहा जाता है इंडिया और नेपाल के बीच कि हमारे बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है, कि वी ईट टुगेदर एंड वी इन मैरी। तो ये एक कहावत है जी। कहा यह जाता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल एनजीओज जो हैं, वो काठमांडू में ऑफिसेस हैं उनके, और बहुत सारे फॉरेनर्स आपको मिल जाते हैं काठमांडू में। इज दैट ट्रू? जी, सार्क का सेक्रेटेरिएट भी काठमांडू में ही है। तो सार्क इज एक्चुअली बेस्ड इन काठमांडू। और नेपाल लाइक टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है, क्योंकि लाइक रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो वहाँ पे काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है, जो कि वन ऑफ द होलीएस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स इन द वर्ल्ड है एक्चुअली। तो पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पर जाते हैं। और लाइक पहले तो नेपाल की करेंसी पर भी पशुपतिनाथ टेम्पल ही रहता था। और लाइक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है पशुपतिनाथ मंदिर। और भी बहुत सारे मंदिर हैं काठमांडू में और पूरे नेपाल में। तो रिलीजियस टूरिज्म तो है ही, उसके साथ साथ जैसे कि आपने कहा कि हिमालय की बहुत सारी पीक्स वहाँ पर हैं, जो टॉप 10 में से 8 हाईएस्ट पीक्स नेपाल में हैं। तो माउंटेनियरिंग भी वहाँ पे बहुत बड़ा एक टूरिज्म है और स्पोर्ट है। तो ट्रैकिंग, स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, इस वजह से भी नेपाल में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। एंड इट्स अ सेफ कंट्री बेसिकली। क्राइम रेट वहाँ का बहुत लो है और लाइक टूरिस्ट के लिए बहुत ही सेफ है। इसीलिए लाइक वहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिल जाते हैं जी। अच्छा ऋषि, ये बताइए कि बुद्धा की बर्थ जो है, क्या वो नेपाल में हुई थी, क्या वो बिहार में हुई थी? इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी है। व्हाट इज योर रिसर्च? देखिए 1768 के पहले नेपाल का कोई वजूद नहीं था। तो नेपाल भी हिंदुस्तान का ही एक पार्ट था। और इवन मैं आपको बताता चलूं कि पृथ्वी नारायण शाह तो नेपाल को असली हिंदुस्तान बोला करते थे, कि ये असली हिंदुस्तान है और बाकी का हिंदुस्तान वो मुगल्स ने उसको पॉल्यूट कर दिया है। तो अब आप देख लीजिए कि अब आप बुद्धा को बॉर्डर्स में बांटना चाहें कि वो इंडिया के थे या नेपाल के थे, दिस इज यू नो, मैं तो ये मानता हूँ कि वी ऑल आर वन पीपल, द होल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और हमारी हिस्ट्री वो नेपाल की हिस्ट्री है और नेपाल की हिस्ट्री वो हमारी हिस्ट्री है। तो इस डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि और वो इंडियन थे या नेपाली थे। जहाँ तक कि आपने कहा वो कहाँ पर, तो मेरे हिसाब से लुम्बिनी उनकी बर्थ प्लेस थी। और अशोका ने ये डिसाइड किया था कि लुम्बिनी में ही उनका जन्म हुआ था। और वहीं पर अशोक ने वो मंदिर भी एक स्तूपा बनवाया था एक्चुअली, जिसमें ये मेंशन था कि बुद्धा की बर्थ प्लेस ये है। तो आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट मे बी 3rd सेंचुरी BCE से लुम्बिनी को भी बुद्धा की बर्थ प्लेस माना जाता है जी। और ये जो जगह है लुम्बिनी, ये अब नेपाल का हिस्सा है? जी जी जी।
अच्छा ये इंडिया बताइए, नेपाल बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर कह सकते हैं। अच्छा ताल्लुकात अच्छे हैं नेपाल के इंडिया से, लेकिन फिर भी छोटी मोटी फ्रिक्शन चलती रहती है। कोई पिछले दिनों नेपाल ने कोई मैप ऐसा इशू किया था जिससे इंडिया में नाराजगी हुई, वो क्या मामला था? जी, कुछ एरियाज हैं, बॉर्डरिंग एरियाज, जहां पर छोटी मोटी फ्रिक्शन होती रहती है, बट ये फ्रिक्शंस तो आपको इंडिया में भी देखने को मिलती हैं। बेलगाम का एरिया है, तो उस पे पिछले 60-70 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो एरिया कर्नाटक का है या महाराष्ट्र का है, बेलगाम की सिटी। तो उसको लेके दोनों स्टेट्स में एक्चुअली लड़ाई है। तो इस तरह के झगड़े आपको इवन इंडिया में स्टेट्स में देखने को मिल जाते हैं। सो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, बॉर्डर के कुछ हैं डिस्प्यूट्स, बट उससे लाइक कॉमन इंडियन और कॉमन नेपाली के उस पे लाइक रिलेशनशिप पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, बिकॉज लाइक एज आई सेड कि रिलीजन जो है वो सेम है, लैंग्वेजेस सेम है, एंड लाइक हिस्ट्री सेम है, कल्चर सेम है। सो यू कैन से लाइक वी आर टू ब्रदरली नेशंस। अच्छा, एक नेपाली अगर इंडिया आना चाहता है तो उसके पास क्या कोई डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, कोई आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट या कुछ कुछ ना कुछ तो उसके पास होना चाहिए? और क्या बॉर्डर पे कोई चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पे चेक किया जाता है, नहीं किया जाता? जी, चेक पॉइंट्स हैं बॉर्डर पे, और जहाँ पर लाइक बेसिक, आई एम नॉट वेरी करंट विद दैट कि अब क्या सिचुएशन है और किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बट आई कैन अश्योर यू ये बहुत ही एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है और ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है नेपाल से इंडिया या इंडिया से नेपाल जाने में। अच्छा, नेपाल में हमने देखा था कुछ अर्सा पहले बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, यंग लोगों ने प्रोटेस्ट किए और वो अपनी एलीट के खिलाफ बेसिकली वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अमीर और गरीब के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया था। तो अब वहाँ क्या सिचुएशन है? इज इट अ स्टेबल गवर्नमेंट नाउ? इज इट अ स्टेबल कंट्री नाउ? देखिए, स्टेबिलिटी तो नेपाल में नहीं आ पाई है अभी तक, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने के बाद भी, क्योंकि इतनी सारी वहाँ पर डाइवर्सिटी है, इतनी सारी पार्टीज हैं, इतनी सारी अलग अलग कम्युनिस्ट हैं वहाँ पर, राइट विंगर्स हैं। कुछ पार्टीज तो ऐसी हैं जो कि कहती हैं कि नहीं, मोनार्की का टाइम ही अच्छा था एंड वी शुड ब्रिंग बैक द मोनार्की, और डेमोक्रेसी वो नेपाल के लिए सही नहीं है, हमें मोनार्की ही लानी पड़ेगी। कम्युनिस्ट जहन के भी लोग हैं वहाँ पर, जैसे प्रचंड टाइप के लीडर्स हैं, और सेंट्रिस्ट भी हैं वहाँ पर, सोशलिस्ट भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, राइटिस्ट भी हैं। तो इट्स रियली वेरी डाइवर्स सोसाइटी, और अभी तक वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अच्छे से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पाई है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ पर टाइम लगेगा, बट डेमोक्रेसी वहाँ पर स्टैब्लिश हो जाएगी। जी। व्हाट अबाउट माओइस्ट इंसर्जेंसी? बहुत साल वो चली वहां पे। अब क्या पोजीशन है उन माओइस्ट गुरिल्लाज की, माओइस्ट लीडर्स की? देखिए, लाइक उनका माओइस्ट लीडर्स का एक ही वो था कि यहाँ पर लाइक मोनार्की अबॉलिश होनी चाहिए और डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो वो उन्होंने हमेशा यही कहा कि हमें यहाँ पर लड़ाई डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। तो 2008 में मोनार्की अबॉलिश हो गई, तो उसके बाद से तो लाइक इंसर्जेंसी वो बहुत ही नेग्लिजिबल लेवल पर है। काफी अरसे तक नेपाल वाज द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में नेपाल के खिलाफ कोई सेंटिमेंट नहीं पाया जाता। नेपाल के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इंडिया को हिंदू स्टेट कहा जाता है पाकिस्तानी मीडिया में, उस वक्त भी कहा जाता था, अब भी कहा जाता है। although India has been a secular country since 1947 at least। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदू स्टेट थी लेकिन फिर भी पाकिस्तान में उसके खिलाफ कोई नफरत नहीं थी, और 2008 में जो है नेपाल बिकेम अ रिपब्लिक, इट इज नो लॉन्गर अ हिंदू स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग। एम आई राइट? इट बिकेम अ सेकुलर स्टेट, और जहाँ तक वहाँ पर कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, बट एज यू सी इट मेक्स नो डिफरेंस कि आज भी वहाँ पर हिंदुइज्म उतना ही डोमिनेंट है जितना 2008 के पहले था। तो इससे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो लोग बहुत ही उसको रिग्रेट करते हैं कि भाई पहले तो बहुत अच्छा था, या अगर कोई उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता है, तो ये दोनों ही जो है पोजीशंस ये गलत है, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। बिकॉज सी
वहां पर अराउंड 90% पॉपुलेशन हिंदू है। अगर आप बुद्धिस्ट को भी काउंट करें, अगर बुद्धिस्ट को अलग से लेते हैं तो 9% बुद्धिस्ट हैं एंड 81% हिंदूज हैं। बट लाइक हिंदूज और बुद्धिस्ट इनके बीच ऐसा है कि ये बहुत ही लाइक मिक्स्ड कम्युनिटीज हैं। तो हिंदू वो बुद्धिस्ट के टेम्पल्स में जाते हैं और बुद्धिस्ट वो हिंदुओं के टेम्पल में जो है आते हैं। और बहुत सारे कस्टम्स और फेस्टिवल्स दोनों ही कम्युनिटीज में वो मिले जुले हैं। तो इट्स वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। और यही पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है कि हिंदुओं में, जैन्स में, बुद्धिस्ट में और सिख्स में आपको डिफरेंशिएट करना ये बड़ा ही मुश्किल रहता है। क्योंकि ऐसे ही पंजाब में बहुत सारे लाइक ट्राइब्स, बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जो कि हिंदू कस्टम्स को भी मानती हैं और सिख कस्टम्स को भी मानती हैं। तो उनको अब आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये सेंसस जो करवाते हैं उन पर डिपेंड करता है। और जो बंदा आंसर दे रहा है कि अपना रिलीजन जो भी बता रहा है, तो सेंसस वाले उसको लिख डालते हैं। तो ऐसा है कि एक सिंक्रेटिक टाइप का कल्चर है नेपाल में हिंदूज और बुद्धिस्ट के बीच। तो वहाँ 90% पहले भी थे, आज भी 90% है। 5% वहाँ पे करीब मुसलमान हैं जो कि जिन इंडियन बॉर्डर एरियाज जो की है वहाँ पे के रहने वाले हैं, लाइक बिहार बॉर्डर एंड यूपी बॉर्डर। और बाकी 5% है वो और रिलीजन्स हैं लाइक क्रिश्चियंस एक्सेट्रा। जी जी 14-15 लाख के करीब वहाँ पे मुसलमान हैं। अच्छा ये बताइए, वहाँ एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि क्रिश्चियन मिशनरीज, उनकी जो एक्टिविटीज हैं उस पे बड़ी तशवीश पाई जाती है, बड़ा कंसर्न पाया जाता है कि वो वहाँ की आबादी को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश करते हैं। उस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, वो क्या मसला है? ये उसके पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि आपने पूछा कि पाकिस्तान और नेपाल के रिलेशंस। तो देखिए, पाकिस्तान की नेपाल के साथ कोई बॉर्डर नहीं है एंड आई एम प्रिटी श्योर 99% पाकिस्तानी से अगर पूछ लिया जाए कि नेपाल कहाँ पर है मैप में, तो वो लोकेट नहीं कर पाएंगे नेपाल को कहाँ पे है। नेपाल की पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितना है, कोई नहीं बता पाएगा। इवन नेपाल का मेजॉरिटी रिलीजन क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी, बहुत सारे पाकिस्तानी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये डिफरेंस है कि लाइक नॉलेज लेवल पाकिस्तानीज का बहुत ही कम है नेपाल के बारे में। तो एक्चुअली उन्हें पता ही ना होगा कि नेपाल भी एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, इसीलिए और उनके रिलेशंस जो है वो अच्छे हैं। जी अच्छा, व्हाट अबाउट क्रिश्चियन मिशनरीज एंड देयर एक्टिविटीज? जी, इसके बारे में कहा जाता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ पर कन्वर्जन कर रहे हैं और ऐसा देखने में भी आया है। नेपाल में क्रिश्चियन पॉपुलेशन इंक्रीज भी हुई है, बट इतनी कोई इंक्रीज नहीं हुई है कि बहुत ही लाइक पॉपुलेशन का बैलेंस वो कुछ टिल्ट हो जाए। एंड मैं तो ये मानता हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो उसमें अगर आप जो है अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करना चाहें और कोई अपनी मर्जी से कोई रिलीजन को एक्सेप्ट करता है, तो बीइंग इन अ लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए इस पर। तो अगर कोई अपनी मर्जी से हिंदू बनता है, मुसलमान बनता है, सिख बनता है, ईसाई बनता है या एथियस्ट बनता है, तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी लेकिन ये कहा जाता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है ना, वो इंड्यूसमेंट्स यूज करते हैं, लालच देते हैं, पैसे देते हैं, बाकी जो है बाकी कई तरीकों से मदद करने की कोशिश करते हैं लोगों की, तो उससे जो है ना लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। उस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? जी अगर कोई, मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई लालच देता है, कोई लाइक ऑफर करता है कोई मटेरियल बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट, अगर कि कोई बंदा कन्वर्ट हो रहा है उसको, तो ये पूरी तरह से गलत है और इसको बैन किया जाना चाहिए। और इसमें कोई भी हर्ज नहीं है इसको, इस एक्टिविटी को बैन करने में। लोग ये कहते हैं कि नेपाल जो है वो इंडिया की क्लाइंट स्टेट है। इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनके चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। इसके अलावा जो कंक्लूडिंग थॉट्स हों आपकी, वो भी शेयर कीजिएगा। कोई बात जो रह गई हो वो भी बयान कीजिएगा। जी देखिए, नेपाल एक सॉवरेन नेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो लाइक किसी भी कंट्री को क्लाइंट स्टेट कहना, आई डोंट थिंक वो जस्टिफाइड होगा। और आज के टाइम में कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री की क्लाइंट स्टेट जो है, एक तो है नहीं, और अगर कोई किसी को क्लाइंट स्टेट बनाता है तो वो पूरी तरह से
मैं उसे गलत मानता हूँ और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसके मैं अगेंस्ट मानता हूँ। ये जो क्लाइंट स्टेट या सैटेलाइट स्टेट वाली जो ये कंसेप्ट है टोटल। हाँ, और जहाँ तक आपने कहा नेपाल, तो नेपाल के चाइना से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे कि आपने कहा पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके भूटान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, यूके यूरोपियन कंट्रीज जितने हैं उनसे भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो नेपाल वो एक सॉवरेन कंट्री है इंडिया की तरह, एंड वो इंडिया का क्लाइंट स्टेट किसी भी हाल में नहीं है। और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका भी हिस्सा है नेपाल, और कभी कभी नेपाली पॉलिटिशियंस एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स भी दे देते हैं और वो आई थिंक इसीलिए करते हैं, ये एक ही इम्प्रेशन देने के लिए कि नहीं जी ऐसा नहीं है कि हम पूरा तरह से इंडिया के ही पीछे हैं, हम हमारे अंदर भी जो है गट्स हैं और हम भी इंडिया के खिलाफ कोई स्टैंड ले सकते हैं, और हम कोई इंडियन डोमिनेटेड कंट्री नहीं है कि इंडिया हमारी पॉलिसीज को या उसको चलाता है। वी आर इंडिपेंडेंस। तो अगर कोई भी बंदा अपनी हम देखते हैं लाइफ में भी अगर कि वो दिखाना चाहता है कि इंडिपेंडेंट है वो, तो वो एक वो डिफाइंट स्टैंस ले लेता है। तो कभी कभी नेपाली पॉलिटिशियंस डिफाइंट स्टैंस भी ले लेते हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि जो भी हो, लाइक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री इंडिया ही है, कोई माने या ना माने। और अगर कोई नहीं मानता है तो ये उसके इकोनॉमी के लिए ही बहुत ही डेट्रीमेंटल है। जैसा कि एक श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि चाइना के साथ आपके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, तो इंडिया को क्या इससे मतलब सिग्नल लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा साफ साफ कि देखिए चाइना इज माय फ्रेंड बट इंडिया इज माय ब्रदर। सो ये काफ़ी लाइक मीनिंगफुल स्टेटमेंट था कि हमारे चाइना के साथ जितने भी अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, पर वो इंडिया से हमारी रिलेशनशिप को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो नेपाल का सबसे इम्पोर्टेंट नेबर इंडिया है, भूटान का सबसे इम्पोर्टेंट नेबर इंडिया है, सेम गोज फॉर बांग्लादेश, सेम गोज फॉर श्रीलंका, सेम गोज फॉर मालदीव्स, और इवन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ भी यही सिचुएशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेबर इंडिया ही होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानीज और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसका खामियाजा भी वो बहुत सालों से भुगत रहे हैं और अभी भी भुगत रहे हैं, स्पेशली इकोनॉमिकली, कि जो सामान इंडिया से डायरेक्ट उनको एक्सपोर्ट होके जा सकता था, अब वो इनडायरेक्टली थ्रू नेपाल उन्हें मिलता है और बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। तो अगर पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होते इंडिया से तो सिचुएशन कुछ और होती और काफ़ी जो है इकोनॉमिकली वो बेनिफिशियल होता पाकिस्तान के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लाइक जैसे कि आपने माओइस्ट इंसर्जेंसी की बात की, तो ये करीब 10 साल चली, 96 से 2006, और इसमें लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड नेपाली मोनार्की इनके बीच चली, और इनका एम था कम्युनिस्ट पार्टी का कि हम जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, तो इनका एम था कि हम मोनार्की को ओवरथ्रो करके यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को इस्टेब्लिश करेंगे। और इन 10 साल में हज़ारों लोग मारे गए, बहुत से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की खबरें आई दोनों तरफ से कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, और वहाँ पर नेपाली मोनार्की की जो फोर्सेस थी उनकी तरफ से भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई। और 2006 में फाइनली एक पीस एग्रीमेंट, एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया, और 2008 में आते आते जो है फिर मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया नेपाल से। एंड लाइक जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि नेपाल वो बहुत ही एक डाइवर्स सोसाइटी है, वहाँ पर बहुत सारी भले ही वो 3 करोड़ की कंट्री है बट वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे लाइक इवन रिलीजियस डाइवर्सिटी भी वहाँ देखने को मिलती है कि वहाँ पे हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ भी एक टाइप का एक नेपाली मेजोरिटेरियनिज्म पाया जाता है कि जो नेपाली स्पीकिंग हिंदूज हैं वो लाइक खुद को फर्स्ट क्लास सिटीजन्स मानते हैं, और जो नॉन नेपाली स्पीकिंग हिंदूज हैं जैसे कि जो भोजपुरी स्पीकिंग है हिंदूज, या जो मैथिली स्पीकिंग हिंदूज हैं जो कि नेपाल बॉर्डर लाइक नेपाल बिहार और नेपाल यूपी के बॉर्डर पर मिलते हैं, तो उनके जो है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर देखने को मिलता है। एंड स्पेशली जो 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कई सारे प्रोविजंस थे जिसको उन्होंने मधेसियों ने कहा, उन्हें मधेसी कहा जाता है
जो कि इंडियन ओरिजिन के या इंडियन लैंग्वेजेस के स्पीकर्स हैं वहाँ पर नेपाल में। उसको तराई रीजन कहा जाता है, सदर्न नेपाल को। तो उन्होंने कहा कि इसके कई सारे प्रोविजंस डिस्क्रिमिनेटरी हैं और इंडिया ने भी कहा कि नहीं जी, आप मधेसीज के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करिए। जैसे कि वहाँ पर जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं उसमें ये प्रोविज़न कर दिया गया कि आपके मदर एंड फादर दोनों ही नेपाली सिटीजन होने चाहिए। बट लाइक बहुत सारे मधेसी ऐसे हैं जो कि मिक्स नेशनैलिटीज़ के होते हैं कि उनकी मदर नेपाली, फादर इंडियन और वाइस वर्सा, ये सिचुएशन है। तो और भी कई सारे प्रोविजंस हैं और वो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की भी जो है वो शिकायत करते हैं कि हमारे एरिया सबसे गरीब और पिछड़े हुए एरियाज हैं और रिसोर्सेज का एलोकेशन वो नहीं होता है प्रॉपरली मधेसी एरियाज में। और लाइक कुछ प्रोफेसर्स ने तो यहाँ तक कहा है, नेपाल के ही प्रोफेसर्स ने, कि मधेसी एरियाज वो एक कॉलोनी बन चुके हैं नेपाल के, एंड नेपाल ट्रीट्स देम लाइक अ कॉलोनी। तो आप देख सकते हैं कि एक नेपाली मेजोरिटेरियनिज्म वहाँ भी पाया जाता है और हिंदी स्पीकर्स को के अगेंस्ट वहाँ पर एक सेंटिमेंट भी पाया जाता है कि हिंदी नेपाल में वो हम नहीं अलाउ करेंगे और नेपाल में सिर्फ नेपाली ही चलनी चाहिए। सो लाइक नेपाली सोसाइटी उसे एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसमें मधेसीज के अगेंस्ट या कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला इंसान हो उसके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जी अच्छा ऋषि, नेपाली और हिंदी में फर्क कितना है? स्क्रिप्ट एक ही नहीं है इनका? देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं है क्या? यस, देवनागरी स्क्रिप्ट है पर इनको अलग अलग लैंग्वेजेस जो है वो सैकड़ों सालों से माना गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस माना जाता है और नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन भी यही मानता है और तमाम लिंग्विस्ट भी हिंदी और नेपाली को डिफरेंट लैंग्वेजेस मानते हैं। वो कि लाइक वो सिमिलर हैं, बहुत हद तक इंटेलिजिबल हैं एंड लाइक सेम स्क्रिप्ट है उसमें। एंड मैं ये भी कहता चलूँ कि लाइक एक हिंदी स्पीकर वो 50% नेपाली समझ सकता है और नेपाली स्पीकर भी जिसको हिंदी का कोई एक्सपोजर ना हो, बट बॉलीवुड के जरिए बहुत एक्सपोजर मिल जाता है लोगों को तो वो फ्लुएंट हिंदी बोल लेते हैं। बट स्टिल अगर कोई भी एक्सपोजर ना हो तो एक नेटिव नेपाली स्पीकर भी 50% हिंदी समझ लेगा। तो आप कह सकते हैं कि जैसे लाइक पंजाबी और सिंधी है उस तरह से मे बी पाकिस्तान के उसमें अगर पाकिस्तानियों को समझाना हो तो जैसे पंजाबी और सिंधी है उसी तरह से हिंदी और नेपाली है। जी या जैसे सराइकी और सिंधी है, दे आर प्रोबेबली क्लोजर जी, देन सराइकी और पंजाबी एंड सिंधी। सिंधी। या जी, सराइकी और अच्छा, सिंधी आपने ऋषि जिक्र किया बॉलीवुड का, तो नेपाल के कुछ एक्टर्स भी तो वहाँ काम करते रहे हैं ना। मनीषा बड़ी मशहूर थी। थैंक यू ऋषि, हमने बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो है ये शो किया। आई होप आवर व्यूअर्स विल लाइक इट, दे विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू अगेन। थैंक यू।